हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडीएम आईसी इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो नागरिक शास्त्र में आज मैं आपको अध्याय 1 पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, जो चैप्टर पहला है संविधान क्यों और कैसे। तो अब किसी भी देश के लिए, जैसा कि पहले हम सभी को मालूम है कि पहले जो शासन व्यवस्था थी, अधिकांश देशों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। उसके पश्चात जब विभिन्न देश आज़ाद हुए तो उन्होंने अपने देश में क्या किया, गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना की। अब देश को चलाने के लिए एक संविधान, नियम कानून की आवश्यकता होती है। तो वही जो चैप्टर पहला है संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुगमता से चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब विभिन्न देशों ने अपने अपने देश के लिए, वहाँ के महान व्यक्तियों ने, वहाँ के लोगों ने अपने अपने देश के लिए संविधान बनाया है। तो अब हम कुछ पॉइंट है जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जब पहले पॉइंट में चलते हैं, परिचय। संविधान जो इस चैप्टर है, इसका परिचय का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर का क्या पूरा हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है इस चैप्टर के द्वारा। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने पहले आप क्या बताया कि प्रत्येक देश के शासन संचालन का मुख्य आधार क्या होता है, संविधान ही होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए हमें संविधान यानी कि एक कानून की आवश्यकता होती है। कोई भी देश हो, अगर वो लोकतंत्र देश है तो उसमें संविधान की आवश्यकता उसे जरूर पड़ेगा। तो किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों से चलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है उन्हीं नियमों व सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि शॉर्ट रूप में क्या होता है कि जो इस देश के नियम कानून होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए, संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है? तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। अब एक जो लॉर्ड ब्राइस हैं, उन्होंने क्या कहा है संविधान के बारे में? लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संविधान वे कानून हैं, संविधान में वे कानून या नियम शामिल होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य तथा इसके प्रति नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। मतलब ये कि संविधान में वे कानून शामिल होते हैं जिसमें नागरिकों के जो अधिकार हैं वह कर्तव्य हैं। सरकार के जो नागरिकों के प्रति जो अधिकार है और कर्तव्य, और नागरिकों के जो देश के प्रति अधिकार और कर्तव्य हैं उनको क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। इसके लिए पहले क्या होता है, चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। तो लेकिन इस चैप्टर में जो मुख्य पॉइंट हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के बारे में, संविधान समाज को क्या देता है, शक्ति का बंटवारा कैसे होता है संविधान समाज में, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ये 4 पॉइंट जो हैं इसी को हमें क्या करना, पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि संविधान किसे कहते हैं? किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है उन्हीं नियमों सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि नियम व कानून, किसी भी देश में देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आई होप आपको संविधान की परिभाषा समझ में आई होगी कि किसी भी देश के नियमों और सिद्धांतों को, किसी भी देश में जो शासन नियमों सिद्धांतों से चलाया जाता है उसी नियम सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब अगले पॉइंट में चलते हैं, संविधान की आवश्यकता। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, मतलब कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता, ये क्वेश्चन है कि क्या हमें संविधान की आवश्यकता है। तो वाकई मैंने पहले ही आपको बताया कि जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पे संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? देश का
देश को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, संविधान जो है समाज में व्याप्त विषमता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। जो देश में व्याप्त विषमता होती है उसको दूर करने का एक जरिया है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक, कहाँ से 36 से 51 तक क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किया गया है जो विषमता को दूर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा भी किया जाता है। संविधान में लिखित है कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, जैसे हर देश की अपनी अपनी संविधान है, तो भारत के संविधान में क्या है कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर बल दिया गया है। राज्य को क्या क्या अधिकार हैं, केंद्र सरकार को यानी कि देश की जो मुख्य शक्ति है उसको क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार दोनों में है। जैसे होता है ना संघ सूची के अंतर्गत केंद्र के अधिकार आते हैं, केंद्र के विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों के विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, उनके विषय आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं, संविधान में ही लिखी गई है। तो क्या हमें संविधान की आवश्यकता है? हाँ, हमें संविधान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं, क्योंकि संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है भरोसा दिलाता है। संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। देखिए, अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समूह के सदस्य हैं और ये भी कल्पना करिए कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उस समूह के सदस्य एक दूसरे से कई प्रकार से अलग हैं। जैसे अब हम धर्म के हिसाब से कह सकते हैं कि एक ही गांव में कई धर्मों के लोग रह सकते हैं। हिंदू धर्म के लोग भी रह सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी रह सकते हैं, ईसाई धर्म के लोग रह सकते हैं। इसके अलावा उनके व्यवसाय भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी योग्यता है, व्यवसाय का मतलब कोई कृषि काम कर रहा है, कोई उद्योग में, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई दुकान खोला हुआ है, तो अलग अलग उनके काम होते हैं। उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई 8 तक पढ़ा हुआ है, कोई 10 तक पढ़ा हुआ है, किसी ने BA किया है, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। तो ये सारी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है। किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, किसी के पास कम शक्ति है, यानी कि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। मतलब ये है कि अब कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा, कौन सा नहीं, ये तो निर्णय लेने का अधिकार माता पिता को है। अगर उनके पास पैसे हैं, उनके पास क्षमता है, तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, नहीं है तो नहीं पढ़ाएगा। तो ये जो संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। अमीर से गरीब के बीच का तालमेल बढ़ाएगा। इसके अलावा शक्तिशाली जो व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति, ये तालमेल बढ़ाता है। यानी कि हम कह सकते हैं विषमताएं जो हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं फैली हुई हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे। तो वो संविधान क्या करता है, उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है या विषमताओं को दूर करता है। तो संविधान क्या करता है, विषमताओं को, जो समाज में विषमताएं हैं उनको दूर करता है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं संविधान का पहला काम क्या है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान की वजह से ही जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका विश्वास बना हुआ। अगर देश में संविधान नहीं होता तो कोई भी जो भी नियम कानून है कोई उसका पालन नहीं करता। तो जो देश में ये शांति व्यवस्था की स्थापना की जा चुकी है या शांति व्यवस्था पाई जाती है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर हमें संविधान की आवश्यकता है तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता है तो ये क्या करता है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान में क्या है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं या विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो ये दूसरा जो पॉइंट है, संविधान ने क्या किया है, संविधान का जो दूसरा काम है वो निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी कि संविधान ने ही निर्णय लेने की जो शक्ति दी है किसको दी है, जैसे कि हमारे देश को सुचारू ढंग से चलाने के जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय कौन लेगा, सरकार लेती है। तो संविधान ने वो शक्ति सरकार को दी हुई है। जो भी सरकार बनाता है, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, उसके जो मुखिया होंगे वही निर्णय लेने के अधिकारी होते हैं। तो सरकार कैसे बनेगी ये भी संविधान ने ही निर्मित किया है, संविधान में ही लिखा गया है। और वह सरकार बनने के बाद निर्णय लेगा, उसका भी अधिकार या शक्ति किसने दिया है, संविधान ने ही दिया है। देखिए संविधान क्या करता है, संविधान जो है समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। यानी कि संविधान ही यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता था, राजा। जब राजतंत्र प्रणाली थी तो उस समय कानून बनाना किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। राजा ने जो चाहा वो कानून बना दिया, अपने हिसाब से राजा कानून बनाया करते थे, इसलिए वहाँ पे तानाशाही ज़्यादा देखने को मिलती थी, निरंकुशता ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय क्या होते हैं, मोटे तौर पर जनता लेती है। क्योंकि अगर हम जनता ही निर्णय क्यों लेती है, क्योंकि किसी शासक को शासक बनाना है, प्रधानमंत्री वो बना रहेगा अपने पद पे, या मुख्यमंत्री अपने पद पे बना रहेगा, या ग्राम प्रधान अपने पद पे बना रहेगा, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है, जनता को। यानी कि जनता अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को बदल सकता है, जनता चाहे प्रधानमंत्री को बदल सकता है या ग्राम प्रधान को बदल सकता है। तो ये निर्णय लेने की आज़ादी किसको दी है, जनता को। हालांकि सरकार बनने के बाद, शासन में आने के बाद वो शक्ति जनता के हाथ से निकल जाती है। अगले 5 साल तक सरकार के हाथ में वो निर्णय लेने की शक्ति होती है कि कौन सा निर्णय किसके लिए कब लेना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून कौन बनाएगा, संसद। भारत में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद में ही बनाया जाता है। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। तो यह काम कौन करता है, हमारा संविधान। यानी कि संसद जो कानून बनाता है तो वो अधिकार किसने दिया है, हमारे देश के संविधान ने दिया है। तो संविधान ही वह सत्ता है जो सर्वप्रथम क्या करती है, सरकार बनाती है। तो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो संविधान ने ही दिया है। मतलब ये कि देखिए अब कोई भी नियम बनाना है, कुछ लोग इस नियम को फॉलो करेंगे, जैसे कि टैक्स को बढ़ाना है, कोई कहेगा कि 1% टैक्स बढ़ाया जाए, कोई कहेगा 2% टैक्स बढ़ाया जाए, कोई कहेगा 3% टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये क्या हो सकता है, इससे आपस में क्या हो सकता है, ये विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या किया गया है, संविधान को शक्ति दी गई है कि संविधान ये निर्णय करता है कि कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा। तो ये सारी शक्ति संविधान के द्वारा ही दी गई है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि निर्णय लेने की जो आज़ादी है वो कौन देता है, संविधान देता है। निर्णय लेने की आज़ादी जनता के पास होती है, लेकिन शासक बनने के बाद वो निर्णय कौन लेता है, सरकार में आने वाले मंत्री या जो भी व्यक्ति होता है वो निर्णय लेते हैं। अब हमें संविधान की आवश्यकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं हैं संविधान में, ये विशेषताएं कि वह निर्णय निर्माण की शक्ति देता है। अब और क्या करता है संविधान, तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। यानी कि जो सरकार की शक्तियां हैं उस शक्ति पर प्रभाव करना या अंकुश लगाने का अधिकार भी किसके पास है, संविधान ने क्या किया है, उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया है। ये कैसे, अब देखिए मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, परंतु तब उस सत्ता में कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून कैसे हैं, अनुचित है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूजा पद्धति करने से रोक दिया जाए। आप हिंदू समाज में रहते हैं तो या मुस्लिम समाज में रहते हैं, किसी भी समाज में रहते हैं, आपको पूजा पद्धति करने से रोक दिया जाए तो आप क्या समझेंगे, बहुत सारे जो निम्न जातियों के लोग हैं उन्हें दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। अब उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा, या इसके अलावा सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। अगर कानून न हो, सरकार नियंत्रित करने वाले, संविधान ने जो नियंत्रित करने वाले कानून बनाए, अगर वो कानून नियंत्रित करने वाले ना हो तो पुलिस
जो पुलिस है वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी को भी पूजा पाठ करने से रोक दिया जाएगा। जैसे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मनुष्य को मनुष्य को जो अधिकार मिले हैं 6 अधिकार, उसमें से स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि हम पूजा पद्धति कर सकते हैं, हम अपनी संपत्ति रख सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संविधान ने क्या किया है, नियम कानून बनाया है और जनता को, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं। नहीं तो अगर ये अधिकार हमें नहीं दिए होते, वो स्वतंत्रता हमें नहीं दी होती, तो हम क्या करते, हमारे ऊपर सरकार के लोगों का दबाव होता, पुलिस का दबाव होता है, वो अपने मनमाने ढंग से काम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमें अधिकार मिला हुआ है, वो स्वतंत्रता हमें मिली है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। देखिए, कानूनों की वह अनुचित परंपरा जो नागरिकों के स्वाभाविक अधिकारों का हनन करती है, उसी को रोकने के लिए क्या किया है, संविधान ने हमें शक्तियाँ दी हैं और सीमाएं लगाई गई हैं। शक्तियों पर सीमा, सरकार की शक्तियों पर क्या लगाया गया है, सीमाएं। हम कह सकते सीमाओं को कह सकते प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी शक्तियों को कम किया गया है। जैसे मेरा मतलब मैंने क्या पहले बताया आपको कि अब ये इसका मतलब क्या है कि देखिए, सॉरी जैसे अब हम चाहें तो देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम चाहें तो दिल्ली में जाकर रह सकते हैं, दिल्ली में जाके रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस जो भी मन करे हम कर सकते हैं। तो वहाँ की सरकार हमें रोक नहीं सकती है, वहाँ की सरकार हमें रोक नहीं सकती है। ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम कहीं भी देश के कोने में जाके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता दी गई है। तो सरकार की ये शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है। यहाँ पे सरकार की शक्ति में कमी पाई जाएगी, वो हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि संविधान ने हमें कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए हुए हैं। तो अतः हम क्या कर सकते हैं कि संविधान का तीसरा काम क्या है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं होती हैं, और ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, सरकार हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को अनेक प्रकार से सीमित करता है, और सरकार जो है, सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि नागरिकों के रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को स्पष्ट किया गया है। यानी कि सरकार की शक्तियों को कम करने का सबसे बड़ा पहलू क्या है कि वहाँ के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, उसके हिसाब से सरकार की शक्ति वहाँ पे कम हो जाती है। यानी कि सरकार ज़बरदस्ती हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकती, हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर हम पढ़ना चाहें किसी भी संस्थान में तो कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता, ना सरकार ना ही कोई व्यक्ति हमें पढ़ने से रोक सकता है। तो ये सारी जो हमें मौलिक अधिकार दी गई हैं, वो क्या करती है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। अब चौथा पॉइंट क्या है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। चौथा पॉइंट क्या है, संविधान ने क्या किया है, संविधान किसी भी देश के लिए जो आवश्यक है, तो वो क्यों, क्योंकि समाज की जो आकांक्षाएं और लक्ष्य है उसको भी क्या कर दिया, संविधान के द्वारा इसका बढ़ावा मिलता है। देखिए, जो प्राचीन संविधान थे, प्राचीन संविधान नहीं कहेंगे, जिससे संसार का पहला संविधान किसका था, अमेरिका का। तो अमेरिका 18वीं शताब्दी में आज़ाद हुआ था, उसके बाद से उसके संविधान बने थे। तो मतलब कि पुराने संविधान जो हैं उसमें निर्णय लेने की शक्ति का वितरण एवं सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, कि निर्णय लेने का शक्ति का वितरण किया जाए कि कौन निर्णय ले सकता है कौन नहीं, और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन जो 20वीं सदी में संविधान बनाए गए हैं, 20वीं सदी का मतलब कि जैसे हमारे देश का संविधान 1900 कब बना था, 1950 में लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो जो हमारे देश का संविधान है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसमें सरकार के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, ऐसा ढांचा प्रदान किया गया कि सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके तथा समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर सके। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे सरकार क्या कर सके, भेदभाव मिटा सके, सरकार क्या कर सके, भेदभाव मिटा सके। अब इसमें भी जैसे कि निम्न जातियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था,
तो वो संविधान में नियम बनाए गए कि अब निम्न जातियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अतः वहाँ सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन यहाँ सरकार को समर्थ एवं धार्मिक शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो असमानता है गरीबी अमीरी की उसको भी दूर किया जा सके। हमारे देश में अगर हम भारत की बात करें तो विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। उस असमानता को दूर करने की समाज की आकांक्षाएं, जो लक्ष्य है, समाज की आकांक्षा क्या है, समाज का लक्ष्य क्या है कि समाज में जो असमानताएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक क्षेत्रों में या आर्थिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या स्त्री पुरुष में, तो इन सभी असमानताओं को दूर किया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे कि भारत में जाति भेदभाव होता है, लैंगिक असमानता होता है, आर्थिक विषमता होता है, तो इन सभी को क्या करना चाहिए, दूर करने का कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये संविधान में, भारतीय संविधान में दी गई। इसीलिए जो मौलिक अधिकार दिए गए भारत के नागरिकों को, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो धार्मिक भेदभाव को क्या करता है, दूर कर देता है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या करता है, जो स्त्री पुरुष का जो असमानता यानी कि लैंगिक असमानता उसको दूर कर देता है। ये सारे यहाँ तक कि स्वतंत्रता का अधिकार जाति भेदभाव को भी दूर करता है। देखिए, जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक आवश्यकता, यानी कि जो मुख्य भौतिक आवश्यकता क्या होती है, हम कह सकते हैं कि भोजन मिलना चाहिए, आवास होना चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मनुष्य की, यहाँ के नागरिकों की मुख्य भौतिक आवश्यकता थी। तो वो उस समय के जो बुनियाद जो लोग थे वो क्या चाहते, समाज क्या चाहता था कि ये सारी चीज़ें व्यक्तियों को मुहैया कराई जाए, जिसके आधार पर वह गरिमा और आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके, वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। तो भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य यानी कि शक्ति प्रदान करती है जिसमें से वो कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। इसीलिए नागरिकों को संविधान में क्या दिया गया, 6 मौलिक अधिकार दिए गए, जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ न किया जा सके, बल्कि न ही अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव किया जा सके। उससे क्या होगा, जो 6 अधिकार दिए गए हैं उससे भेदभाव जब नहीं होगा तो जो असमानता है, देश में जो असमानता विभिन्न क्षेत्रों में, उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और जो कमजोर तबके हैं, कमजोर या गरीब लोग हैं, वो क्या होंगे, आरक्षण के बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है उसके बाद वो क्या होंगे, देश में असमानता को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। जैसे गरीब को अगर नौकरी दी जाती है, वह उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, अगर उसे नौकरी दी जाती है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, समाज में उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक हर क्षेत्र में सुधार होगा। तो ये जो आरक्षण दिए जाते हैं वो असमानता को दूर करने के लिए ही आरक्षण, जैसे कि नौकरी में वांट निकलता है, आप देखते होंगे तो होता है ना कि पिछड़ी जातियों को इतना % आरक्षण, एसटी को इतना % आरक्षण, एससी को इतना % आरक्षण। तो वो आरक्षण क्यों दिए जाते हैं, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए ही दिए जाते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब इसमें ये है कि देखिए, इसका मतलब क्या है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। यानी कि जिस देश में संविधान है उस संविधान के आधार पर उस देश के जो सामाजिक इकाई है, सामूहिक इकाई, उसकी पहचान होती है। अब देखिए, रूसो ने क्या लिखा था, रूसो का एक बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक लेख लिखा था जिसका क्या नाम था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो जो एक विचारक थे, उन्होंने क्या लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए अब उसमें उन्होंने क्या लिखा, सुरक्षा और व्यवस्था एक समाज, उन्होंने सामाजिकता के बारे में, सामाजिकता, सोशल का मतलब होता है ये समाज, तो सामाजिकता के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि समाज में सामाजिक असमानता को कैसे दूर किया जाएगा, समाज के बारे में उन्होंने पूरा उस लेख में लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संविधान बनने के पहले जैसे हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान अस्मिताएँ होती हैं, परंतु कुछ बुनियादी नियमों एवं सिद्धांतों से सहमत होकर हम क्या कर सकते हैं, मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जैसे कि संविधान नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं
अपनी आकांक्षाओं को, अपने लक्ष्य को, अपने स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ये हम किसके द्वारा करते हैं? संविधान के द्वारा। संविधान ने हमें शक्ति दी है, संविधान ने हमें वो आज़ादी दी है जिसके हिसाब से हम अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं, अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। बिना अगर हमें स्वतंत्रता न मिले तो हम अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ भी हमें आने जाने की स्वतंत्रता दी जाती है, पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, इसीलिए हम पढ़ पाते हैं। अगर हमें पढ़ने की आज़ादी ना हो, हमारा एडमिशन न कराया जाए, हमें बुक न दिया जाए परिवार से, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, परिवार हमें मुहैया कराता है। तो बिना स्वतंत्रता के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर यदि हम देखें अलग अलग देशों का संविधान देखें तो क्या देखेंगे कि सरकार के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं, प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जो कुछ किन्हीं देशों के संविधान से मैच करते हैं और कुछ किन्हीं देशों के संविधान से मैच नहीं करते हैं। तो लेकिन अधिकांश जो संविधान है क्या करते हैं? अधिकारों की रक्षा करते हैं, मनुष्य के अधिकारों को, वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यानी कि हर देश का जो संविधान है वो क्या करता है? अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं, जो किसी न किसी रूप से क्या होती है? लोकतांत्रिक होती है। देखिए अधिकांश जो देश हैं वो जो उनकी ऐतिहासिक परंपरा है, जैसे हमारे देश की ऐतिहासिक परंपरा प्राचीन काल से हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं कि आर्य सभ्यता में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, या उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग कैसे जीवन, मौर्य वंश के लोग। तो ऐसे ही विभिन्न देशों की क्या होती हैं? ऐतिहासिक परंपराएं बनती हैं। उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों के कई प्रकार से आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। जो उस देश में रहते हैं उनको क्या करते हैं? आपस में वही परंपराएं, जो ऐतिहासिक परंपरा, वही क्या करते हैं? मिलाते हैं। वही जो, जैसे हम उदाहरण लें जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। जर्मनी जो देश था उसका निर्माण कैसे हुआ है? जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। तो संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर हम क्या कहें कि भारतीय संविधान जो है जातीयता तथा नस्ल को नागरिकता के आधार पे रूप में मान्यता नहीं देता। यानी कि भारत का जो संविधान है वो जातीयता या नस्ल के नागरिकता के आधार पे मान्यता नहीं देता। क्यों? कि इसका कारण क्या है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अब ये नहीं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत का ऐसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का ऐसा देश है, एक भारत का ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो किसी भी धर्म को एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पे सभी धर्म को समानता का अधिकार दिया गया है। सभी धर्म संविधान के नज़र में क्या है? सभी धर्म समान। इसलिए हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्षता का देश है। इसका मतलब ये होता है कि धार्मिक भेदभाव हमारे देश में नहीं होगा। जो विभिन्न समय में, प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में धार्मिक भेदभाव किया जाता था हमारे देश के नागरिकों के साथ, उस भेदभाव को दूर करने के लिए ही क्या किया गया? धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न जो देश हैं वहाँ पे केंद्रीय सरकार तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों के लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान को बताता है। जैसे अब हमारे देश में क्या है? केंद्र का शासन है, राज्य का शासन है, स्थानीय प्रांतीय सरकारें होती हैं। तो उनके अलग अलग अधिकारों को वर्णित किया गया है संविधान के द्वारा है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं किसी भी देश के संविधान के लिए किसी भी देश के विकास के लिए संविधान आवश्यक है। और संविधान, अगर लोकतंत्र देश है तो वहाँ पे संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान क्या करता है? संविधान वह नियम कानून है जिससे शासन चलता है। अगर संविधान न हो तो नियम कानून देश में नहीं होगा तो शासन चल नहीं सकता है। यहाँ पे तानाशाही देखने को मिलेगी, वहाँ के नागरिकों के साथ ज़बरदस्ती, यानी कि असमानता का माहौल क्रिएट हो जाएगा, जातीयता, विभिन्न जातियों में देश बट जाएगा, धार्मिक असमानता देखने को मिलेगी, स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो संविधान क्या करता है? हमें वो अधिकार देता है जिसके हिसाब से हम अपना क्या कर सकते हैं? विकास कर पाते हैं। तो संविधान किसी भी देश के लिए बहुत, मेरे हिसाब से या संविधान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी देश में। जो भी देश लोकतंत्र है वहाँ पे संविधान की आवश्यकता काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि बिना संविधान के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। अगर जिस देश में संविधान नहीं होगा वह देश क्या होगा? आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि भी कमज़ोर होता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये जो 5 पॉइंट थे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है वो समझ में आया होगा। अगले
वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, संविधान की शक्ति यानी कि जो सत्ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे मौलिक जो प्रावधान हैं और जो संविधान के संतुलित रूपरेखा है, संविधान कैसे बना, मुख्य ये है कि संविधान हमारे देश में कैसे बना था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।